नमस्कार। 8वीं क्लास का अपना ये चैप्टर चल रहा था दिक्कू बाहरी लोग उनके बारे में। और इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि आदिवासी लोग हैं, उनकी आजीविका के क्या साधन थे। कुछ साधन हमें बताए गए, जैसे कुछ आदिवासी लोग झूम खेती किया करते थे, कुछ लोग संग्राहक थे, कुछ शिकारी थे, तो कुछ है वो जानवरों को पाला करते थे, और कुछ आदिवासी लोग ऐसे थे जो स्थायी रहकर खेती किया करते थे। इस प्रकार के हमें ये कार्य दिखाए गए, आजीविका के साधन दिखाए गए। आज के इस भाग के अंदर दूसरे भाग में हम देखेंगे औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। देखिए, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखने का काम करते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस भी होती थी, ठीक है, और वे जमीन वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद ही बनाया करते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई। अब शासकीय शक्तियाँ जब छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ा और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से ही अपने समूह को अनुशासित रखना पड़ता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही और वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। इस प्रकार आदिवासी मुखिया है जो पहले स्वतंत्र थे, अब वो क्या हुए, प्रतंत्र हो गए और ब्रिटिश के अधीन उनके नियमों के तहत ही काम करने को बाध्य हो गए। ठीक है, अब है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। देखिए, ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह नहीं रहते थे। और अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह है वो स्थायी रूप से रहें और खेती करें। भाई, अलग अलग जगह रहने से अंग्रेज़ों को लाभ नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक जगह अंग्रेज़ रह रहे हैं तो वहीं पर ये लोग रहकर खेती करें और अंग्रेज़ों की आमदनी में सहायक हों। लेकिन कुछ लोग घुमंतू थे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी ढूंढना चाहते थे, और वो चाहते थे कि स्रोत लगातार बना रहे, और ये स्रोत तभी बना रह सकता था जब स्थायी जीवन हो। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है वो तय कर दिया, और उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना पड़ेगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अब जो झूम खेती करने वाले थे या झूम काश्तकार थे, उनको स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं रही, क्योंकि अंग्रेज़ तो उनको स्थायी रूप से रखना चाहते थे लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही उठाना पड़ता था, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर ही अड़े रहे कि उनको परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, उनकी कृषि परंपरागत ढंग से ही हो, झूम खेती हो, उनको स्थायित्व के लिए बाध्य न किया जाए, वो ऐसा चाहते थे। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छुट्टी दे दी गई। यानी उनको ये कहा गया कि घुमंतू खेती वो कर सकते हैं, जंगलों के हिस्सों में ऐसा काम वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जंगलों के एक हिस्से में जाते वहाँ खेती करते, अगले बार वो नई जगह तलाश करते थे। वन कानून और उनके प्रभाव। देखिए, आदिवासियों का जीवन है वो जंगलों से जुड़ा हुआ था। बहुत से आदिवासी अपने आप को जंगल की संतान मानते थे। अतः वन कानूनों में जो बदलाव आया
अब उसके कारण क्या हुआ, अब आदिवासियों के जीवन में भी बदलाव आने लगा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। जबकि आदिवासी अपने आप को जंगलों की ही संतान मानते थे, जंगलों से ही अपना काम चलाते थे। अब जंगलों को भी जरा ब्रिटिश सत्ता ने अपना संपत्ति मान लिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और ये आरक्षित वन ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं को शिकार करने आदि की इजाज़त नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने आरक्षित वन बना दिए ताकि उनके ज़रूरत की इमारती लकड़ी उनको मिलती रहे। तो अब झूम खेती, फल इकट्ठा करना, पशु शिकार करना, ये सब वहाँ बंद हो गया। ऐसी सूरत में जो झूम काश्तकार थे वो किस तरह जिंदा रहे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो इस प्रकार के वन नियम भी ये आदिवासियों के लिए बड़े कष्टकारक थे। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगाई, उनके सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। समस्या क्या थी कि समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए अब मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि वही आदिवासी तो पेड़ों को काट कर स्लीपर्स के रूप में उन लकड़ों को पहुंचाया करते थे। अब वो रहे नहीं, वो तो दूर दूर रोजगार की तलाश में चले गए। तो ये समस्या अंग्रेजों के सामने थी। स्लीपर क्या है, लकड़ी के क्षैतिज तख्ते हैं जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इनका भी एक हल ढूंढ लिया कि कैसे कटाई हो, कैसे स्लीपर तैयार हो। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े देंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट दी जाएगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी और जंगलों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते मजदूर या सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए, यानी वनों के अंदर लोगों को छोड़ दिया कि यहाँ झूम खेती कीजिए और साथ ही साथ अंग्रेजों के लिए काम भी कीजिए। तो ये काम उन्होंने किया। अंग्रेजों के इस देश में जीना मुश्किल है। ये बेगा आदिवासियों के इलाके में दौरा करने वाले वेरियर एल्विन द्वारा मध्य भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है। उनकी कला, संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में उनको जानकारी थी और उन्होंने ये मानना है कि ये बेगा लोग हैं वो बाहरी लोगों या अंग्रेजों से दुखी थे, जो दुख उन्होंने गीत के माध्यम से बताया। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। यानी जो नए वन कानून है किसने बनाए, ब्रिटिश सत्ता ने बनाए थे। उन ब्रिटिश सत्ता के बनाए कानूनों को आदिवासियों ने मानने से मना किया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। यानी सरकार की नज़र में जो गैर कानूनी था वो उनके परंपरागत तरीके थे, किनके, आदिवासियों के। तो वो अपने परंपरागत तरीके से ही चलते रहे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी और 1906 में सेंग्राम संगमा द्वारा, कब की बात है देखो, 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे या अंग्रेजों के कानून या वन कानून के खिलाफ हुए आंदोलन थे या बगावत थी। अब है व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यानी पहले जो व्यापारी महाजन जंगलों में धीरे धीरे आते थे, अब उनका आना जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उपज खरीदने, कर्जा देने, आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे और ये धीरे धीरे बदलाव की ओर संकेत कर रहे थे। अब आदिवासी इनको तुरंत नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति देखते हैं।
देखिए 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी और ये हमें पहले भी पता चल चुका है। ठीक है, तो भारतीय रेशम की जब यूरोपीय क्षेत्र में भारी मांग थी, क्योंकि भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता थी, वो उन सबको आकर्षित करती थी, इसलिए उसकी डिमांड भी ज़्यादा थी और भारत का निर्यात था वो तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लग गए, क्योंकि इससे उनको मुनाफा ज़्यादा हो रहा था। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास, यानी झारखंड के हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। ठीक है, रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो संथाल लोग जो झारखंड के थे और हजारीबाग के आसपास रहते थे, वो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचते और इन आदिवासियों को वो कर्जे देते थे और उनसे कृमि कोषों को इकट्ठा कर लिया करते थे। यानी कृमि कोष या कोकून वो स्थिति है रेशम कीट की कि जिससे रेशम प्राप्त होता था। तो 1000 कृमि कोष या कोकून के लिए उनको 3 से 4 रुपये दिए जाते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, यानी हजारीबाग से लेकर वर्धमान या गया भेजते, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। अब देख लो कितना मुनाफा इसमें कमा रहे हैं, यानी बिचौलिए है लेकिन मुनाफा देख लिए। निर्यातक और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर इसका मुनाफा हो रहा था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा था, जबकि बिचौलियों को बहुत ज़्यादा। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना अब सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। ठीक है, अब देखिए कुछ चित्र दिए गए। इस चित्र के अंदर तो कोई हाजांग औरत है, वो घरेलू काम सिर्फ घर तक ही नहीं कर रही थी, या घर तक आगे भी करती थी और खेतों में कारखानों में भी करती थी, बच्चों को भी साथ लेकर जाती थी। यहाँ ये दिया गया बिहार के कोयला खनिज के अंदर काम करने वालों का चित्र दिया गया। देखिए 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% श्रमिक है वो श्रमिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों में गहराई में काम करते थे, जिससे शरीर टूटता था, बल्कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हुआ करता था। अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल लगभग 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। यानी कुछ अपने इलाकों के अंदर है वो काम नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो वो दूर जा रहे थे, क्योंकि अपने इलाकों में वो सरकारी या यूँ कहें अंग्रेज़ों की नीतियों से नाराज़ थे, परेशान थे, तो दूर जा रहे थे। लेकिन वो जा रहे थे, उनकी हालात और भी खराब हो गए थे। 19वीं सदी से आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे। यानी चाय बागान कब फैलने लगे थे? 19वीं सदी के आखिर से। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाने लगा। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था और ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस अपने घर भी लौटने नहीं देते थे। इस प्रकार काम की तलाश में आए हुए आदिवासी लोग बड़े ही शोषण का शिकार हो जाते थे। नज़दीक से देखने पर, देखिए नज़दीक से देखने पर क्या पता चलता अपने को। देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की थी। यानी आदिवासियों के साथ जो बदले नियम, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदी, नए कर, व्यापारी महाजनों के शोषण आदि के खिलाफ आदिवासी बगावत पर उतराए और कई उन्होंने बगावतें की भी। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने, और मध्य भारत में बस्तर में 1910 में और महाराष्ट्र में 1940 में वर्ली विद्रोह हुआ था। ये सब आदिवासी थे। यानी कुल मिला के 1831-32 की बात करें तो कोल आदिवासियों ने बगावत कर दी
1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह है 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक आंदोलन था जो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ था। अब देखिए बिरसा बिरसा मुंडा कौन था, किस प्रकार इसकी कार्यप्रणाली थी और लोगों के साथ किस प्रकार का इसका व्यवहार था। देखिए बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। ठीक है, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में माना गया है। इनके पिता गरीब थे और बिरसा बचपन में भेड़ बकरी चराते थे, बांसुरी बजाते थे और स्थानीय अखाड़ों में नाचते और गाते थे। इस प्रकार का जीवन, यानी चराई करते, बांसुरी बजाते और हंसते गाते अखाड़ों में इसका जीवन बीता था। उनका परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास हुई थी, यानी बिरसा मुंडा की परवरिश कहाँ हुई? बोहोंडा के आसपास। और ये क्या है? ये जंगल है। तो बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई, तो उसका मतलब ये जंगलों से इसी तरह से परिचित थे। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां भी सुनी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी अपने मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते भी देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरीके से आजाद थे। यानी बिरसा मुंडा ने ऐसे स्वर्ण युग की बात सुनी थी जब उनके समुदाय के लोग, मुंडा लोग है वो, दिक्कू यानी बाहरी लोगों के प्रभाव से पूरी तरीके से आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उसके समुदाय परंपरागत अधिकार प्राप्त कर पाएं। खुद को इलाके के मूल निवासियों के वो वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, वो मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस प्राप्त करना है। ये कौन थे? ये मुंडा लोग थे। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लग गए और मिशनरियों के उपदेश उन्होंने वहाँ सुने और उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। ये मिशनरियों के स्कूल में बिरसा मुंडा ने सुना था कि मुंडा समुदाय है वो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार को वापस प्राप्त कर सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं तो, और वे अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया और उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लग गए थे। ठीक है, अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए थे उनमें वे काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित भी हो गए थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, अपने गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था और उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। यानी बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? मिशनरियों और हिंदू जो जमींदार थे उनका विरोध कर रहे थे। क्यों? इसका कारण था कि जो मुंडा लोग हैं उनकी जो जीवन पद्धति परंपरागत, उसमें इन लोगों का हस्तक्षेप हो रहा था, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करें और संकल्प लें ऐसा करने के लिए। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जिया करते थे, तटबंध बनाया करते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ पौधे और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। इस प्रकार वो उनको बताते थे कि हमें इस प्रकार का करना है, या अपने जीवन को कैसे हम करते थे उसकी वो याद दिलाते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, यानी साथ रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, खून बहाने का काम नहीं होता था। बिरसा चाहते कि लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें, अपने खेतों में काम करें, ईमानदारी से रहे, एक दूसरे का सहयोग करें। इस प्रकार वो मुंडा
वापस रहे, ऐसा बिरसा चाहते थे। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वो परंपरागत की बजाय अब जो अंग्रेज चाहते हैं उस हिसाब से जिए, लेकिन बिरसा या मुंडा लोग इस प्रकार जीने के लिए तैयार नहीं थे। ये आंदोलन मिशनरी, हिंदू स्वामियों, महाजनों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। महाजनों को, हिंदू भूस्वामियों को, सरकार को और मिशनरियों को यहाँ से बाहर निकाला जाए और मुंडा के नेतृत्व में एक नया राज स्थापित किया जाए, ये मुंडा लोगों की इच्छा थी। और यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। यानी मुंडा मानते थे ये महाजन, ये अंग्रेज, ये हिंदू भूस्वामी, ये सरकार, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है जो हमारी सारी समस्याओं का जड़ है। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, जो उनकी परंपरागत थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते जा रहे थे। तो इस प्रकार सभी उनके खिलाफ थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद फैलाने के आरोप में उसको 2 साल की सज़ा सुनाई। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? 1895 में, और उनको 2 साल की सज़ा दी गई। 2 साल बाद यानी 1897 में बिरसा मुंडा जब जेल से बाहर निकल आए तो जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए अपने परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। यानी मुंडा लोगों के जो परंपरागत प्रतीक थे, उनकी परंपरागत तो भाषा थी, उनको ही उन्होंने अपने लोगों को उकसाने के लिए काम लिया। और वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दे। रावणों यानी वो दिक्कू और यूरोपीय दोनों को संयुक्त रूप से रावणों कहते थे। दिक्कू बाहरी लोग थे जिसमें महाजन भी थे, और यूरोपीय जो अंग्रेज थे, इन रावणों को बाहर निकालने के लिए वो प्रयास कर रहे थे और उसके वो साथ मांग रहे थे। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले कर दिए, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोला और सफ़ेद झंडा जो बिरसा का प्रतीक था वो फैलाने लग गए। तो ठीक है, बिरसा का प्रतीक क्या था? बिरसा राज का प्रतीक था सफ़ेद झंडा। अब देखिए 1900 में बिरसा की हैजे के कारण मौत हो गई। कब? 1900 में। और आंदोलन ठंडा पड़ गया। ये आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला इस मायने में कि इसने औपनिवेशिक सरकार को एक ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दिक्कू लोग यानी बाहरी लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। जबकि पहले क्या था, बाहरी लोग चाहे वो महाजन हो चाहे अन्य व्यापारी हो, वो आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा कर लिया करते थे। लेकिन इस आंदोलनों से अंग्रेज ऐसा कानून बनाने के लिए मजबूर हो गए कि बाहरी लोग या दिक्कू हैं वो आदिवासी की जमीन कब्जा न कर सके। इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी भी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया और आंदोलन में बहुत कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की थी। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक, जिसमें हमने बाहरी या यूरोपियनों के द्वारा किस प्रकार आदिवासियों के समाज में दखल दिया गया और किस प्रकार आदिवासियों ने उसने बसने के लिए अपने अपने प्रयास किए। इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।